साथियों नमस्कार, जय श्री राम, जय बालाजी की। जो टॉपिक आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये काफ़ी प्रैक्टिकल टॉपिक है और काफ़ी इश्यूज़ जो हैं ना केवल आपके सॉल्व करेगा अपितु आपको यह एक लीगल रेमेडी भी देने वाला है। साथियों, यदि हम अक्यूज्ड हैं इनकम टैक्स के या जीएसटी वॉलेशंस के या एंटी करप्शन की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के, तो वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि जो बेसिक कंटेंट या फैक्ट्स जो रिकॉर्ड पर आते हैं उसके बाद जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग दाखिल होती हैं या इनिशिएट होती हैं या कंटिन्यू होती हैं उसमें अक्सर चेंजेस कर दिए जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं और हम नादान व्यक्ति की तरह उन एलिगेशंस का जवाब देने में लग जाते हैं। साथियों, आपको एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्सपेक्टिव में प्रोसिक्यूशन को ही अपना केस प्रूव करना है, जिसके पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम बात करें क्रिमिनल मैटर्स की तो इसका पैरामीटर है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर हम बात करें सिविल मैटर्स या डिपार्टमेंटल एक्शंस की तो वहाँ पैरामीटर है प्रिप्रोडेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो कुल मिला के सब्सटेंस फाइल पर ऐसा होना चाहिए जिस पर एक सामान्य प्रज्ञा मीन्स अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस उस पर रिलाई कर सके और एक्ट अपॉन करते हुए उस पर आगे बढ़ सके। साथियों, ये जजमेंट है मैसर्स एसोसिएटेड स्विच गियर्स एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, और जिसका रेट नंबर है 276/2020। ये डिस्पोज ऑफ हुआ है बाय द ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। साथियों, इस मामले में एक रेट फाइल की गई थी जिसमें एलिस प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करते हुए क्वेश्चन करने की जो है मांग की गई। साथियों, यहाँ पर जो बेसिक अटैक था कंसर्न डिफेंस का वो ये था कि इनिशियल स्टेज पर जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी जिसमें हमें शो कॉज नोटिस दिया गया, उसमें जो फैक्ट्स थे उसे बाद में चेंज किया गया इन द कॉन्सिक्वेंटल प्रोसीडिंग, जिसका खामियाजा हम नहीं भुगत सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी एक्ट स्टेट या उसकी अथॉरिटी नहीं कर सकती है जिससे किसी इंडिविजुअल को या किसी कंसर्न पर्सन या कंसर्न असेसी को कोई परजुरी हो या उसके राइट्स जो हैं वो एडवर्सली अफेक्ट हो। साथियों, जिस कारण संवैधानिक पैरामीटर भी बनाए गए हैं जिस कारण आप सेक्शन 482 सीआरपीसी या आर्टिकल 226 या आर्टिकल 227 भारतीय संविधान का भी अवलोकन कर सकते हैं, जिसमें स्थितियों को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अगर किसी मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि अथॉरिटीज़ अपनी पावर्स को अब्यूज़ कर रही हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पर कंसर्न हाई कोर्ट्स इंटरवीन करते हुए उन्हें इस तरह के प्रोसीडिंग को कंटिन्यू या कंडक्ट करने से रोक सकती हैं और जो प्रोसीडिंग कंडक्ट हो चुकी है जिससे आपके राइट्स अफेक्ट हुए हैं उसको सेट असाइड भी कर सकती हैं। तो जो राइट्स हैं, पावर्स हैं, तो उसे हम क्यों नहीं एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं? हम आए दिन ये क्यों मान बैठते हैं कि हम कल्प्रिट हैं? देखो साथियों, जो एक्शन ले रहा है वो भी एक ह्यूमन बींग है, जिस पर एक्शन हो रहा है वो भी एक ह्यूमन बींग है। तो अगर ह्यूमन बींग को एक्शन ले रहा है तो जितनी समझ उसमें है वो वैसा ही काम करेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका एक्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, पर अगर आप कानून जानते होंगे, आपको लॉ के बिंदु पता होंगे, तो कम से कम अगर उसका एक्शन जस्टिफाइड नहीं है तो उसको आप चैलेंज करने की स्थिति में होंगे और आपको सफलता मिले या नहीं मिले ये एक सेकेंडरी इशू है, बट आपको आपका बेस वर्क जो है मजबूत करना है। क्योंकि अगर बेस वर्क मजबूत है, आर्गुमेंट प्रॉपर किए गए हैं, तो यहाँ पर ये व्यक्ति भी हाई कोर्ट जाके जीता। क्योंकि निचली सबऑर्डिनेट्स अथॉरिटी के समक्ष इसने भले ही तर्कों को रखा, भले ही सारे फैक्ट्स को रखा, पर उन्होंने कंसिडर नहीं करे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो गलत है, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने फैक्ट्स को सही रूप में कंसिडर नहीं करा और अंतोगत्वा इसके राइट्स को जो है अफेक्ट करने का प्रयास किया। तो साथियों, इस केस में डिफेंस ने टारगेट करते हुए एक बात को स्पष्ट किया, द अथॉरिटी कैन नॉट ट्रांसग्रेस द बाउंड्री ऑफ शो कॉज नोटिस। मीन्स जो भी आप इनिशियल फैक्ट्स लेके चल रहे हैं अपने केस में, उसकी बाउंड्रीज को पार करते हुए आप नए फैक्ट्स को जो है इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। कमिश्नर ऑफ कस्टम्स मुंबई का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसका साइटेशन है 2006 वॉल्यूम नंबर 7 SCC पेज 592, जिस पर जो है रिलाई किया गया। उसमें यह स्पष्ट किया गया कि शो कॉज नोटिस इज़ द प्राइमरी थिंग जिस पर जो है रिलाई किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट, ताकि जो इंडिविजुअल है उसके विरुद्ध एक्शन लेने से पहले उसका पक्ष जो है वो जाना जा सके। साथियों, पर यहाँ पर एक बात स्पष्ट की गई है कि ऐसे ग्राउंड्स जो स्पेसिफिक कर दिए गए हैं उनसे बियॉन्ड जाकर कोई नई प्रोसीडिंग को जो है इनिशिएट नहीं किया जा सकता। जो ग्राउंड शो कॉज में है, जो ग्राउंड इंसेप्शन पे है, उसके साथ ही प्लीड करना है। The department cannot travel beyond the show cause notice, even the ground of appeal. These points have not been taken.
तो मोटी मोटी बात समझ में आती है कि जब हम डिपार्टमेंटल एक्शंस को या प्रोसीडिंग्स को फेस कर रहे होते हैं तो किसी भी रूप में डिपार्टमेंट अपनी बाउंड्रीज को जो स्पेसिफिक हैं उसको क्रॉस करते हुए कोई नया केस सेटअप नहीं कर सकता। इसी प्रकार कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज भुवनेश्वर का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसका साइटेशन है 2009 वॉल्यूम 9 SCC पेज 466। इसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि देयर इज़ नो रूल कि आप शो कॉज नोटिस या जो इंसेप्शन प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो फैक्ट्स नरेट हैं उससे बियॉन्ड जाकर जो है प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकें। ऐसा करना उन रूल्स को उल्लंघित करना होगा जो किसी इंडिविजुअल के प्रोटेक्शंस के लिए बने हुए हैं। आप किसी भी रूप में लॉ की लाइट में ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हो जिससे किसी इंडिविजुअल के राइट्स को आप अफेक्ट कर दो या उसके राइट्स को जो है कानून में आप ख़त्म कर दो। साथियों, इसी प्रकार कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज चंडीगढ़ का भी एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसका साइटेशन है 2011 वॉल्यूम 1 SCC पेज 109 इन विच इट इज स्पेसिफाइड दैट द फाउंडेशन ऑफ एवरी केस इज शो कॉज नोटिस एंड न्यू केस कैन नॉट बी अलाउड टू बी परमिटेड ऑन न्यू ग्राउंड अगेंस्ट द assessee। तो कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं ऑन द क्रूशियल रीडिंग ऑफ ऑल द अथॉरिटीज़ कि जो बेसिक कंसेप्ट है शो कॉज नोटिस का या इंसेप्शंस प्रोसीडिंग्स का जिसमें FIR भी इंक्लूड है वो क्या है कि बेसिकली हम एक इंटीमेशन दे रहे हैं कंसर्न्ड इंडिविजुअल को कि आपके विरुद्ध ये कार्रवाई है, ये फैक्ट्स हैं, ये इंक्रिमिनेशंस हैं और आपको इस पर जो है अपना उत्तर देना है ताकि डिपार्टमेंट जो है एडजुडिकेट कर सके कि सही क्या और गलत क्या है। तो कुल मिला के जो केस एक बार सेटअप हो गया है उसमें किसी भी रूप में कोई भी नया डाइवर्जन करके कोई नया केस सेटअप करने की परमिशन अथॉरिटीज़ को नहीं है। और यहाँ पर कोर्ट ने एम्फेसाइज किया बाय इशूइंग अ शो कॉज नोटिस एन अथॉरिटी एक्नॉलेज द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी एल्ड्रम पार्ट्रम विच मीन्स हियर द अपोजिट पार्टी विच इज़ नेसेसरी टू इंश्योर फेयरनेस एंड ड्यू प्रोसेस इन द प्रोसीडिंग। द सिग्निफिकेशन ऑफ अडहरिंग to the confines of show cause notice lie in upholding the rule of law and preventing the arbitrary exercise of power। तो कुल मिला के arbitrary exercise of power नहीं हो, प्रोसीजर फेयर हो, तो शो कॉज नोटिस या FIR में जो फैक्ट्स हैं या डिपार्टमेंटल एक्शन जब भी होता है उस पर जो फैक्ट्स हैं उनको रखा रहता है ताकि आपका आंसर जो है वो सीख कर सकें। और इवन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज भी जो है होल्ड की रहती है टू सीक योर आंसर, पर जो केस एक बार सेटअप हो गया उससे बियॉन्ड ट्रेवल करके कोई नया केस सेटअप करके आपको अफेक्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस रिप्रेजेंट अ जंक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग which demarcates the boundaries within which any authority may exercise its power. So, when the notice is issued, the concerned authority are bound to adhere to the same. The authorities are bound to uphold the principle of fairness, accountability, and procedure regularity and legal certainty which are essential for the legitimacy and effectiveness of the governance of rule of law. Any attempt to transcend this limit not only violates the right of the individual or entities involved but also undermines the rule of law, the public trust in the institution tasked with upholding it. Thus, the court holds that adhering to show cause notice is not a mere formality but it is a mandatory requirement beyond the scope of which no action could be taken. Adherence to show cause notice is the fundamental safeguard against the arbitrary exercise of power and it ensures that the authority remains within the limit to uphold the principle of justice and rule of law। तो कुल मिला के शो कॉज नोटिस या कोई भी इनिशियल इंक्वायरी कोई भी डिपार्टमेंट कर रहा है, चाहे वो लोकल पुलिस हो, चाहे एंटी करप्शन हो, चाहे GST हो, चाहे इनकम टैक्स हो, वो अपनी अथॉरिटीज़ को एक्सरसाइज करते हुए यह भी इंश्योर करेगी कि प्रोसीडिंग्स जो है वो फेयर मैनर में हो रही है और जो भी फैक्ट इंसेप्शन पे सेटअप किए गए हैं उनसे बियॉन्ड जाकर कोई नया केस जो है सेटअप ना हो गया। साथियों, यहाँ पर एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक ऐसा मामला मेरे सामने आया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जिसमें FIR में अलग फैक्ट्स थे और जो जवाब डिपार्टमेंट ने कोर्ट में दिया इन कॉन्सिक्वेंट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल उसमें अलग फैक्ट्स थे। तो यहाँ पर यह अक्यूज़ ने पॉइंट आउट किया कि जब अलग अलग फैक्ट्स हैं तो इसका मतलब डिपार्टमेंट हर कीमत पर अक्यूज़ को जो है वो इम्प्लीकेट करना चाहता है। तो मेरा वही निवेदन है आप सबसे कि अनवारंटली जवाब देने की बजाय आप चीज़ों को समझेंगे, क्लियर होंगे तो आप इजीली जो है उसको हिट भी कर पाएंगे। साथियों, इसके अलावा राम लल्ला बनाम स्टेट ऑफ UP ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसका साइटेशन है 2023 SCC ऑनलाइन पेज 2479 और इसके अलावा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन वर्सेस कुमारी चित्रा
जिसका साइटेशन 1970 वॉल्यूम 1 SCC पेज 121. It held that there is no reason to allow the authority to go beyond the show cause notice. And show cause notice basically avail a chance to the concerned person to put his side. और अगर एक बार शो कॉज नोटिस इशू हो गया है और उसमें फैक्ट्स हैं या कोई कंटेंट FIR के फॉर्म में है या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के फॉर्म में है या डिपार्टमेंटल एक्शन के फॉर्म में है, तो उन फैक्ट्स से बियॉन्ड जाकर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में कोई नया केस जो है वो सेटअप नहीं कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल दैट एमर्जेस फ्रॉम द अबव जजमेंट इज पेटेंटली क्लियर दैट अ शो कॉज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ नेचर ऑफ द ऑफेंस and ground on which show cause notice has been issued. Furthermore, the order that is subsequently passed based on the show cause notice, and that's why the pleading subsequent thereto cannot travel beyond the show cause notice and cannot in any manner penalize the concerned assessee or noticee on the grounds which are not stated in the show cause notice. तो कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति है जिसके विरुद्ध आप केस लेके आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर केस जो है सेटअप कर रहे हैं, तो उससे बियॉन्ड जाकर कोई नया केस सेटअप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं, द सेम वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इट विल ऑल्सो अफेक्ट द बेसिक फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो कुल मिला के अथॉरिटियाँ जितना अपने लिमिट में काम करें अच्छा रहेगा। अगर लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर रेमेडी भी कानून में अवेलेबल है। इसके अलावा जितेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी का भी एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, 2023 SCC ऑनलाइन पेज 2837 भी इसका एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें भी ये स्पष्ट किया गया है, वंस द अथॉरिटी हैज़ टेकन अ स्टैंड द सेम कैन नॉट बी completely changed or supplemented by different ground by assigning different reason. It is settled legal position as observed by Honorable Supreme Court in Caton of judgment that a department cannot beat around the bush and keep changing the goal post at each stage. Once a particular stand has been taken by the department, the same cannot be completely changed or supplemented by different reasons or different ground. तो यहाँ पर कोर्ट ने लिखा कि जो भी ग्राउंड्स शो कॉज नोटिस में थे उससे बियॉन्ड जाकर एक नया केस सेटअप किया गया और उसके आधार पर पेनल्टी जो है इम्पोज की गई, जो अपने आप में ही रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि जो भी ग्राउंड सेटअप किए गए हैं, दे वर नेवर प्रोवाइडेड टू द कंसर्न पिटिशन इन द शो कॉज नोटिस. That's why he has not been given any opportunity to defend himself on such new grounds, and that's why the show cause notice is directly in collision with principle of rule of law and natural justice and principle of odi alteram patrum. तो कोर्ट ने कहा कि जो इम्प्यून ऑर्डर है जिसको हम स्टैंड बाय नहीं कर सकते, तो कोर्ट ने स्थितियों को देखते हुए उस इम्प्यून ऑर्डर को क्वेश करने के ऑर्डर दिए और ये स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भी कॉम्पनसेशन या पेनल्टी दी गई है तो उसको भी जो है डिपार्टमेंट रिफंड करेगा विद कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ एंड द बेनिफिट्स. तो साथियों, हमें यह फैसला 4 बात जो है सिखाता है कि अगर हम कोई भी केस जो है फेस कर रहे हैं, एक बार किसी भी अथॉरिटी ने या व्यक्ति ने स्टैंड ले लिया तो वो स्टैंड सब्सिक्वेंटली चेंज नहीं हो सकता है इवन बाय सप्लीमेंटिंग द न्यू फैक्ट्स. दूसरी बात, जो भी स्टैंड क्लियर है एट द इंसेप्शन वही स्टैंड एंड तक चलेगा. तीसरी बात, जजमेंट का बेसिस शो कॉज नोटिस है, तो जो ग्राउंड सेटअप नहीं हुए हैं शो कॉज नोटिस में उन्हें विचार में नहीं लिया जा सकता, और फिर भी अगर अथॉरिटी ऐसा करती है तो वहां पर रेमेडी लाई करती है आर्टिकल 226 संविधान के तहत, जिसके तहत आप रिट फाइल करके अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए ऐसे इंप्यून प्रोसीडिंग को, ऐसे इंक्रिमिनेशंस को सेट असाइड एंड क्वेश करवा सकते हैं. तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी. अगर जानकारी आपको समझ में आई, इसने कंसेप्चुअल इनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. कोई अगर आप ऐसा कंटेंट दिमाग में रखते हैं जिसके आधार पर कोई वीडियो बनना चाहिए और वो कंटेंट हेल्पफुल है टू द मैनकाइंड, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए. मेरी टीम और मैं इस पर विचार करेंगे, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो उस व्यक्ति का नाम भी लिया जाएगा और उसके बेसिस पर वीडियो भी जो है अपलोड किया जाएगा ताकि मैनकाइंड का जो है भला हो सके. और साथियों, जुड़े रहें प्रभु श्री राम से, बालाजी से, और फॉलो करें सोनी एरिना लॉ लेक्चर सीरीज़ को. और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको टाइमली जो है मिलते रहें. तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की.